नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग और मैथ के संभावित प्रश्नों को। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों आप हमें कमेंट में यानी कि लास्ट में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को यानी कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, 6 शिक्षक सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। तो देखिए दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके पिछले सभी सत्रों में यानी कि पिछले सभी वर्षों में सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 या 3 प्रश्न देखने के लिए हर शिफ्टों में अवश्य मिला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 6 लोगों का स्थान बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 लोगों का हम यहाँ पर स्थान बना लेते हैं। और उसके बाद सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। यहाँ पर दोस्तों हमने 6 लोगों का स्थान बना लिया और यहाँ पर सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास परितः शब्द यह है इसका मतलब होता है चारों तरफ। उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास एच और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एच को हम यहाँ पर बनाएंगे और डी को यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनके दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी तरफ से लेंगे तो यहाँ पर 2 स्थान हमारा खाली होगा। उसके बाद अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास, जबकि एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि जो एफ है वह सी के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर सी को यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर इसका बायां होगा घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर बैठेगा हमारा एफ। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास ई एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि जो ई है वह एच के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों एच अगर हमारा यहाँ पर है तो इसका दाहिने होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर बैठेगा ई। उसके बाद आगे यहाँ पर दोस्तों फिर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास डी जी और एफ के, यानी कि डी जो है वह जी और एफ के दोनों के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डी है वह एफ और जी के बीच में बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर एफ हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर हम जी को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर डी होगा हमारा एफ और जी के बगल में। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर है और इसका मुख अगर केंद्र की ओर है तो इसका बायां होगा घड़ी की दिशा में। यहाँ पर दोस्तों पहला बैठा है हमारा एफ, दूसरा डी और तीसरा जी, यानी कि जी होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न जी हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 अंक वाले कुछ संख्याएं दी हुई है, यानी कि 3 अंक वाले 5 संख्याएं दी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों आपके पास पहले से ही बाएं और दाएं यहाँ पर इंगित कर दिया, यानी कि इस साइड होगा हमारा दायां और इस साइड होगा हमारा बायां। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए हमारे पास उदाहरण के लिए, यानी कि उदाहरण के लिए यहाँ पर नीचे दिए है संख्याएं 456 में 6 इकाई 5 दहाई और 4 सैकड़ा, यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपके पास 3 अंक वाली
एक संख्या दी रहे तो यहाँ पर आप जानेंगे कि यहाँ पर इकाई होगा हमारा पहला वाला यानी कि दाहिनी तरफ से पहला अंक, उसके बाद दहाई होगा हमारा दाहिनी तरफ से दूसरा अंक, उसके बाद सैकड़ा होगा हमारा दाहिनी तरफ से तीसरा अंक। वही दोस्तों यहाँ पर हमारे पास उदाहरण के लिए दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास नोट में, यानी कि नोट करके दिए यहाँ पर सभी संक्रियाएँ बाएं से दाएं की ओर जाएंगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर चलेंगी। उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे यानी कि आगे अब हम प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर मेन प्रश्न हमारे पास नीचे यहाँ पर दिया है, यदि प्रत्येक संख्या के इकाई अंक को उसी संख्या के सैकड़े के अंक से बदल दिया जाए तो कौन सी मूल संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो 5 संख्या दी हुई है, इन पांचों संख्याओं के जितने अंक हैं उन सभी के इकाई के स्थान पर हम सैकड़ों को रखेंगे और सैकड़े के स्थान पर हम इकाई को रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहली संख्या यहाँ पर दी हमारे पास 721, तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर 721 लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 721। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि इकाई होगा हमारा 1 और सैकड़ा होगा हमारा 7। यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1, 2 और 7, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दहाई तो हमारा उसी स्थान पर रहेगा, लेकिन इकाई के स्थान पर हम सैकड़ों को रखेंगे और सैकड़े के स्थान पर हम इकाई को रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 127। उसके बाद यहाँ पर कॉमा, उसके बाद यहाँ पर दिए 463। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 463। उसके बाद अब यहाँ पर हम इकाई के स्थान पर सैकड़ा और सैकड़े के स्थान पर हम इकाई, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3, 6 और 4। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे दिए हमारे पास 227, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 227। तो यहाँ पर अब इसे बदलेंगे तो यहाँ पर होगा 722। उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास 316, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 316 को बदलेंगे तो यहाँ पर आएगा 613 यानी कि 613। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अंतिम में दिए हमारे पास 627, तो यहाँ पर अगर हम 627 को बदलेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 627 को बदलेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा इकाई यानी कि यहाँ पर सैकड़ा होगा हमारा 7 और यहाँ पर दहाई 2 और इकाई होगा 6, यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 726। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास यानी कि बदलने के बाद यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है 127, उसके बाद 364, उसके बाद 722 और उसके बाद 613 और यहाँ पर 726। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 726, यानी कि इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 726। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा 726 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि मूल संख्या यानी कि पहले वाली संख्या कौन सी थी। तो यहाँ पर दोस्तों पहले वाली संख्या होगी हमारी 627, यानी कि 627 होगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है, यानी कि 627 हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे एक संख्या दी हुई और इसमें कुछ अंक दिए हैं और इसी अंक को दोस्तों हमें अवरोही क्रम में बैठाना है। तो देखिए दोस्तों अवरोही क्रम हम कहते किसे हैं, सबसे पहले आप यह जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अवरोही क्रम हम उसे कहते हैं जो बड़े से लेकर छोटे तक जाता है, यानी कि सबसे पहले हम बड़े अंक को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे, इसके बाद इससे छोटे, उसके बाद सबसे छोटे, यानी कि बड़े से लेकर हम छोटे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन अंकों में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा होगा हमारा 9 यानी कि 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 9, उसके बाद यहाँ पर होगा 9 के बाद 8 और उसके बाद यहाँ पर 7 और उसके बाद दोस्तों आएगा 6, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसमें 6 नहीं दी है, तो उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 हमारे पास 2 बार दिया, यानी कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया और 5। उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे 4, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 4 नहीं दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम 3 और उसके बाद यहाँ पर
3 के बाद 2 और 2 हमारा 2 बार है और उसके बाद यहाँ पर 1। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप जो आपसे प्रश्न पूछा है आप उसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे दाएं से तीसरे अंक का योग यानी कि बाएं से दूसरे कौन होगा, पहला दूसरा यानी कि दूसरा अंक यहाँ पर हो गया। उसके बाद दाएं से तीसरे यानी कि दाएं से तीसरा हो गया हमारा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10 यानी कि 10 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दी। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी श्रेणी या फिर आपकी श्रृंखला किस प्रकार से आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर श्रृंखला या फिर श्रेणी तेज़ी से आगे बढ़ी तो वहाँ पर हम लगाएंगे गुणे का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों हम 9 में, यहाँ पर हम 9 में कितने का गुणा करें कि यहाँ पर आगे हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 9 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 1 के 9 और उसी 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 10। उसके बाद 10 में फिर अब हम कितने का गुणा करें कि यहाँ पर 22 के करीब पहुँच जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 10 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 दूनी 20 और 20 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 22। उसके बाद 22 में हम फिर कितने का गुणा करें कि यहाँ पर 69 के करीब पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम दोस्तों 22 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 66 और 66 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 69। उसके बाद 69 में दोस्तों अब हम यहाँ पर करेंगे 4 का गुणा और जोड़ेंगे 4। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 69 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 276 और 276 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 280। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 280 में 5 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 280 में 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 280 में 5 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 5 में 0 5 8 40 40 की 4 यानी कि 40 की 0 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 यानी कि यहाँ पर हो गया 1400। और उसके बाद दोस्तों इसमें जोड़ेंगे अब हम 5 तो यहाँ पर आएगा 1405 यानी कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 1405 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया यानी कि तीसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5वां प्रश्न हमारे पास, विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे 4 दिशाएं। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर होगा हमारा उत्तर, इस साइड होगा पूरब, इस साइड होगा पश्चिम और नीचे होगा हमारा दक्षिण। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न दिया है हमारे पास, वह उसी बिंदु पर यानी कि वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कि सबसे पहले वह दक्षिण की ओर देखता है और उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो यहाँ पर इसका दक्षिणावर्त होगा 90 डिग्री चलेगा तो यहाँ पर होगा वह पश्चिम की ओर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिम की ओर अगर वह देख रहा है तो उसका दक्षिणावर्त 45 डिग्री होगा उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है उत्तर पश्चिम, यानी कि यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद
दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक कथन दिया है और यहाँ पर नीचे दो निष्कर्ष दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इन दोनों निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इन इक्वलिटी का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके कथन में दिया है एफ बराबर ई, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल डी बराबर ए, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन जेड, उसके बाद लेस देन यस और इक्वल यहाँ पर ओ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके निष्कर्ष दिए है पहला निष्कर्ष, यानी कि यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास एफ ग्रेटर देन इक्वल डी, यानी कि ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, और यहाँ पर डी। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले कथन में एफ से चलेंगे डी तक। यहाँ पर दोस्तों अगर हम एफ से डी तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इनके बीच में यहाँ पर एक इक्वल का साइन दिया है और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एफ के स्थान पर ई और ई के स्थान पर एफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बनेगा इस प्रकार से, हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस प्रकार से बनेगा और निष्कर्ष में भी हमारे इस प्रकार से ही दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष राइट हो गया, यानी कि सही हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे निष्कर्ष नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास डी लेस देन ओ, यानी कि डी छोटा है ओ से। तो यहाँ पर दोस्तों हम कथन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डी कहाँ पर दिया, डी यहाँ पर दिया और ओ यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर उल्टा साइन, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस देन, यानी कि दोनों का यहाँ पर विपरीत दे दिए। तो अगर दोस्तों आपके कथन में कहीं पर भी इस तरीके का विपरीत चिन्ह दे दे तो वहाँ पर वह निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष नंबर एक ही राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि दो संख्याओं का औसत 26 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा मैथ का औसत वाला प्रश्न दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है दो संख्याओं का औसत 26 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2, और यहाँ पर हम योग निकालने के लिए इस 2 में करेंगे गुणा 26 का। तो यहाँ पर कितना आएगा, 26 दूनी 52, यानी कि 52। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर उनमें से एक संख्या, यानी कि वह संख्या हो गई हमारी 52, अब उनमें से एक संख्या अगर हमारी 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप इस 52 में अगर 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 52 में अगर 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 40, यानी कि यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी 40, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि तीसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास 156.025, उसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 251.216, उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 52.156 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा सरलीकरण का, यानी कि दशमलव वाला सरलीकरण का प्रश्न दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल दशमलव में जोड़ और घटाव करना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर दशमलव का जोड़ घटाव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 156.025। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऊपर लिखेंगे 156.02 और 5, उसके बाद यहाँ पर हम प्लस करेंगे 251.216। तो यहाँ पर दोस्तों हम 251.216। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, 11 की 1 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, 5 10 की 0 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 4, और यहाँ पर दोस्तों दशमलव लगा है तो यहाँ पर हम दशमलव
लगा देंगे, यानी कि दाहिनी तरफ से 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 52.156 को करेंगे माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 407.241 में माइनस करेंगे 52.156 को। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 407.24 को लिख लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आया है हमारा 407.241। तो यहाँ पर दोस्तों हम 407.241 हमारा आया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, सबसे पहले आप दशमलव का घटाव करने से पहले दशमलव को लिखेंगे दशमलव के नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा दशमलव। उसके बाद यहाँ पर 1, 5 और 6, यहाँ पर 2 और 5 यहाँ पर माइनस। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 1 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम लेंगे एक उधार यह हो जाएगी 11। 11 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5। यानी कि दोस्तों आप अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर दूसरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरे में ही 5 दिए है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। आप आगे भी चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर 4 में अगर एक उधार हमने 1 को दे दिए तो यहाँ पर बचेगा 3, और 3 में 5 नहीं घटेगा तो यहाँ फिर हम एक उधार लेंगे तो यहाँ पर होगा 13। यानी कि 13 में 5 घटाएंगे तो 8, और 1 में 1 घटाएंगे तो 0, और दशमलव, और यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 0 में 5 नहीं घटेगा तो 1 लेंगे उधार। तो यहाँ हो गया 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर बचेगा 3, यानी कि 355.085 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में द्वितीय हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न व्यवसायों में, यानी कि विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वेन आरेख में, यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 वृत्त दिया है और यहाँ पर तीनों का व्यवसाय दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले दिया यहाँ पर माली, और यहाँ पर बिजनेसमैन, और यहाँ पर अभियंता। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि कितने व्यक्ति माली हैं किंतु अभियंता नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें अभियंता वाला, यानी कि अभियंता वाला सर्किल को, यानी कि वृत्त को छोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों यह होगा हमारा अभियंता, यानी कि यह सर्किल हो जाएगा हमारा दोस्तों अभियंता का। तो यहाँ पर हम इसके अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी इसे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा आपके पास क्या, 56, 12 और 42। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है कितने व्यक्ति माली हैं किंतु अभियंता नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 56 और 12 को ही लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 56 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 68, यानी कि 68 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर पहला कथन दिया है सभी WC है, यानी कि सभी WC हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे W को। तो यहाँ पर हो गया W, और सभी WC हैं तो W होगा अंदर और C होगा बाहर, क्योंकि दोस्तों अगर सभी WC हैं तो यहाँ पर W होगा C के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास कुछ PW है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ PW है तो यहाँ पर कुछ P भी C होंगे, क्योंकि यहाँ पर यह बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हो गया हमारा P। उसके बाद अब यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, यहाँ पर निष्कर्ष नंबर पहला दिया हमारे पास कुछ C P है, यानी कि कुछ C P है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ PC हमारा होगा, यानी कि पहला निष्कर्ष राइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर यह है कोई PC नहीं है, यानी कि कोई PC नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ PC है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई दिया है। अगर यहाँ पर दोस्तों कुछ दिया होता तो यहाँ पर भी यह निष्कर्ष सही हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ CW हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ CW हैं, यानी कि इतना भाग अगर C का है तो इसमें कुछ हिस्सा W का है, यानी कि कुछ CW है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा भी निष्कर्ष
राइट हो गया यानी कि सही हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथे को यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, तो यानी कि यही हो जाएगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।